मैं 13 साल की थी वह जब उसके सगे चचा ने उसे अपनी हवस का निशाना बना दिया। जब 15 साल की हुई तो चाचा के बेटे ने उसे सारी रात किसी वहशी दरिंदे की तरह नोच खाया और जब 17 साल की हुई तो उसके सगे बाप ने उसे जिस्म बेचने पर मजबूर कर दिया। उसका अपना ही बाप उसके जिस्म की कमाई खाता रहा। उसके बदन पर पड़ने वाले जख्मों के निशानों से हासिल होने वाली कमाई से उसका बाप अपने लिए शराब खरीद कर पीता था और नई नई कम उम्र लड़कियों को अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए घर पर लाता था। मैं एक राइटर हूँ और लोगों से बात करके उनकी भावनाओं को शब्दों में उतारने की कोशिश करती रहती हूँ। फेसबुक पर एक ग्रुप में मेरे कुछ कमेंट देखकर उस लड़की ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जो कुछ दिन तक नोटिफिकेशन आइकॉन में मौजूद रही। उसके बाद उसने मुझे मेरी प्रोफाइल के इनबॉक्स में मैसेज किया। खैर मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई किया तो कुछ थोड़ी सी बात होने के बाद उसने मेरा व्हाट्सएप नंबर मांग लिया। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थी। वो किसी को अपना दर्द सुनाना चाहती थी। नंबर लेने के बाद उसे रात मैंने उसकी बीती ज़िंदगी के बारे में पूछने पर उसने सब कुछ बताना शुरू कर दिया और 3 घंटे तक लगातार कॉल चलती रही। उसकी कपकपाती हुई आवाज़ से मैं महसूस कर रहा था कि अपने बारे में सब कुछ बताते हुए वह किस तकलीफ़ से गुज़र रही थी और शायद उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। इसी दौरान उसने मुझसे कहा, छोड़ो मयंक साहब, मैंने वक्त का भी ख्याल नहीं किया और आपकी फ़ीस तक नहीं पूछी। मैंने कहा मैं किसी मजबूर या ज़रूरतमंद से कोई चार्ज नहीं लेता, मुझे बस यह बताएं कि अब आप कैसा महसूस कर रही हैं। वो बोली, मुझे ऐसा लग रहा है सर कि जैसे किसी ने मेरे अंदर के बहुत सारे दर्द निचोड़ लिए हों। 3-4 दिन तक रोज़ाना बात होती रही और आगे की दास्तां कुछ यूँ थी। जब उसका अपना बाप उससे जिस्म फरोशी का धंधा करवा रहा था तो उसी दौरान उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई। उस शख्स ने अपनी बातों से उसका दिल जीत लिया और फिर उससे शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अनन्या इस बात पर हैरान थी कि सब कुछ जानते हुए भी वह उससे शादी करना चाहता था। अनन्या की नज़र में वह कोई इंसान नहीं बल्कि देवता था। वह उस देवता के साथ अपनी सारी ज़िंदगी इज्जत की चादर तले और मोहब्बत के दामन में गुजारने के ख्वाब देखने लगी। अनन्या का बाप शादी के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। उसे तो बस यही डर सताता रहता कि अगर अनन्या की शादी हुई तो मेरी अय्याशियों का पैसा कहाँ से आएगा। जब मोती ना माना तो अनन्या के बाप ने मोती से पीछा छुड़ाने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड कर डाली, लेकिन मोती ने बिना झिझक 1 लाख रुपए अनन्या के पिता को दिए और अनन्या को लेकर चला गया। इधर अनन्या खुश थी। वह तो समझ रही थी कि मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया है, इसने मुझे नर्क से निकाल कर एक इज्जतदार जिंदगी दी है। मैं उसका कर्ज जिंदगी भर नहीं अदा कर सकती। खैर दोनों ने आनन फानन में शादी की और एक छोटे से घर में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। शुरू के 3 माह का अरसा बहुत खुशी से गुजरा, लेकिन उसके बाद मोती ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी। वो अनन्या को जिस्म फरोशी करने पर मजबूर करने लगा। रोज़ाना का झगड़ा मालूम बन गया। एक बार फिर से अनन्या जिस्म फरोशी के उसी धंधे में वापस लौट आई जहाँ से वे निकल कर आई थी, मगर इस बार मामला कुछ अलग था। इस बार उसे यहाँ लाने वाला कोई देवता था, क्योंकि अनन्या ने कभी देवता नहीं देखे थे। वह तो मोती को ही देवता समझती थी। जिस घर में वे किसी की पत्नी बनकर रहती थी, जिस बिस्तर पर अपने पति के साथ होती थी, उसी घर में उसी बिस्तर पर वह अलग अलग समय पर अब अलग अलग गैर मर्दों के साथ होती थी। 2 बच्चे भी पैदा हो गए। अब वह पत्नी होने के साथ साथ एक माँ भी थी, लेकिन अब भी जिस्म फरोशी के बाजार का रास्ता ही उसकी असल मंजिल थी। अनन्या का पिता अनन्या को अपने कस्टमर्स के साथ कमरे की खिड़कियों से छुप छुप कर देखा करता और इस तरह मोती को खुशी मिलती। उसी दौरान मोती ने अनन्या को अपनी बहुत सारी मजबूरियां बताने के साथ साथ अपने बच्चों के भविष्य का भी लालच दिया और 3 महीने के एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिंगापुर भेजने के लिए रजामंद कर लिया। अनन्या अपने बच्चों को छोड़कर रोती हुई 3 महीने के लिए सिंगापुर चली गई। सिंगापुर जाने के दौरान भी मेरी अनन्या से बात होती रही और वह वहाँ मिले दर्द के बारे में भी बताती रही।
मुझे ना दिन को सुकून था ना रात को करार था। एक दिन मुझे याद आया कि वह बहुत बीमार थी, लेकिन फिर भी हर 5 मिनट बाद या घंटे बाद कोई कस्टमर आ जाता और वह कॉल काट कर चली जाती। मैंने आराम करने का मशवरा दिया तो कहने लगी, आराम तो अब मरने के बाद ही मिल सकता है, बल्कि तब भी मुश्किल ही है, क्योंकि गुनाहों की जो एक लंबी लिस्ट है उससे मैं कैसे बचूंगी। एक दिन मुझे मैसेज आया कि मयंक साहब अभी बात हो सकती है क्या। मैंने बिजी होने की वजह से माफ़ी चाही, लेकिन उसने ऊपर वाले का वास्ता दिया तो मैं समझ गया कि ज़रूर कोई बड़ी परेशानी है। फिर मैंने खुद ही कॉल कर ली। रोते हुए बताने लगी, मैं यहाँ जिसका कर्जा उतारने आई हूँ वह वहाँ मेरे ही बिस्तर पर दूसरी औरतों को लाकर अय्याशी कर रहा है। जो मर्जी करता, कम से कम मुझे तस्वीर और वीडियो तो ना भेजता। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं वहाँ। 1 घंटे तक बात होती रही और वह कुछ ही देर बाद रिलैक्स हो गई, क्योंकि बात तो सारी सुनने की और तसल्ली देने की होती है। ये सच है, दूसरों से दर्द बांटने पर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। खैर, वे 3 महीने बाद वापस मसूरी आ गए और फिर 15-20 दिन तक हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। मैं कुछ दिन बाद दिल्ली से मसूरी के टूर के लिए रवाना हुआ। मेरा स्टेटस देखकर अनन्या ने मुझसे मिलने को कहा। अगली शाम हमारी मुलाकात हुई। वह चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी पर एक पूरी किताब लिखी जाए, ताकि उसकी सारी ज़िंदगी का दर्द उसे एक किताब में समा जाए, जो मेरी नज़र में बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था समंदर को तो जंग में बंद किया जा सकता है, लेकिन एक इंसान और ख़ास तौर पर एक तवायफ के दर्द को एक किताब में बंद नहीं किया जा सकता। वो चाय पीते वक्त कहने लगी, मयंक साहब, यहाँ बहुत से लोग मुझे जानते हैं, तो आपको डर नहीं लगा मुझसे मुलाकात करते वक्त आपकी इज्जत और शोहरत खराब हो सकती थी? मैंने कभी लोगों की फिक्र नहीं की, और एक मैं इंसान हूँ और इस वक्त एक इंसान के साथ ही बैठा हूँ। लोग क्या सोचते हैं मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनन्या ने जवाब दिया, मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक तवायफ हूँ। मैंने कहा, आप इंसान हैं और एक औरत है। मैं हर औरत की इज्जत करता हूँ, तो आप एक तवायफ को एक औरत जैसी इज्जत देते ही क्यों हैं? अनन्या, मैं आपकी भी उतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी मैं अपने घर की औरतों की करता हूँ। कहने लगी, तौबा तौबा मयंक साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? प्लीज़ अपने घर की औरतों को मेरे साथ मत मिलाएं। मैंने फिर से कहा, आप मेरे लिए उतने ही काबिल एहतराम और इज़्ज़तदार हैं जितने मेरे घर की औरतें। वह ये जुमला सुनकर बहुत रोई, और जब मैंने रोने की वजह पूछी तो कहने लगी, हमें बस गालियाँ सुनने की आदत होती है, इतने अच्छे जुमले हज़म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनन्या में सिर्फ एक चीज़ की ख्वाहिश थी, और वह ये थी कि कोई उसे बहुत सारी बातें करे, उसकी बातें सुने, उसकी सारी दास्तान सुने और उसे तसल्लियाँ दे, उसकी परेशानी में उसे सहारा दे। एक तफायफ के जिस्मानी जज्बात दफन हो चुके होते हैं, उसे मर्दों का कोई चस्का नहीं होता। मैं चाय पीते वक्त उसे लगातार देख रहा था। यकीन करे, वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इसकी आंखें बहुत कुछ छुपाने का हुनर बखूबी जानती थी। मैं चाय पीते वक्त सोच रहा था कि इतना खूबसूरत चेहरा यूँ टके टके के भाव बिकने के लिए नहीं बनाया होगा ऊपर वाले ने, और ना ही अनन्या ने कभी ऐसा सोचा होगा कि उसकी ज़िंदगी उसे किस रास्ते पर ले जाएगी। लेकिन अपने ही सगे रिश्ते और हालात की गर्दिशों का तूफान इंसान को कहां से कहां ले जाता है। आज के दौर में इज्जत की चादर मर्द ओढ़ते हैं। इसके बाद अनन्या से मेरी कोई बात नहीं हुई, उसने कोई राब्ता नहीं किया। कुछ दिन बाद मैंने राब्ता करने की कोशिश की तो नंबर ऑफ था और व्हाट्सएप और फेसबुक से मुझे ब्लॉक कर दिया गया। मुझे अनन्या की ये बात याद आई कि मैं आपसे सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ। जिस दिन मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई तो मैं आपसे फिर कभी राब्ता नहीं करूँगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।